देखिए भी लास्ट अपने जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का चैप्टर के अंदर पढ़ा था, वो गेटरमैन कोच रिएक्शन पढ़ी थी। लास्ट अपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए थे अकेले एल्डिहाइड्स के। आज जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। यानी कि वो मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन के, जिनसे आप क्या बना सकते हैं, कीटोन्स बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है हमारे पास फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। ठीक है, या इसको और एसाइल क्लोराइड्स भी कह सकते हैं। एसिड क्लोराइड्स या एसाइल क्लोराइड्स के साथ आप ये बना सकते हैं। अब कैसे बनेगा, कहता अगर आपके पास एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड किसको कहते हैं, RCOCl। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप डाई अल्काइल कैडमियम से करवाते हो, दिस इज डाई अल्काइल कैडमियम से करवाते हो, तो आपके पास क्या बन जाता है, RCOR बन जाता है, और साथ में कैडमियम क्लोराइड बाहर हो जाता है। अब आप सोचेंगे, यहाँ पूछेंगे कि सर ये किस तरीके से बना। यहां पर देखिए, RCOCl को मैं दो बार लिख सकता हूं, मैंने दो बार लिख लिया। डाई अल्काइल कैडमियम को इस तरीके से लिख सकते हैं RCdR। तो यहां से देखिए दो Cl और कैडमियम बाहर हो गए। ठीक है, और साथ में क्या लगा, RCO के साथ R लग गया। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। क्लियर, क्या ये बात समझ में आई कैसे की मैंने, बोलो रिएक्शन सर कार्बन भी बाहर हो गया क्लोरीन के साथ। कैसे। सर मतलब लग रहा है, मतलब देख के डायग्राम। का दोबारा बोलोगे, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल करवाता हूं मैं। मान लो हमारे पास क्या है, CH3COCl है, 2 यूनिट है, उसकी रिएक्शन CH3 ट्वाइस CD से करवाई, तो बताओ क्या बनेगा। तो ऑब्वियसली बात है CdCl2 बाहर हो जाएगा, और आपके पास CH3CO इधर क्या लग जाएगा, CH3। ये कितने बनेंगे, 2 यूनिट बन जाएंगे। समझे बात को, बताइए क्या ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट, बोलो। इसमें बनाओ क्या बनेगा। सर मतलब सर सीडी ते सर 2 Cl2 बाहर कटने सर। हाँ, दो Cl बाहर निकाल देने हैं, और जो CD के साथ लगा होगा अल्काइल ग्रुप उसको CO के साथ लगा देने। अब इसका बना के बताओ क्या बनेगा, इसका बना के बताओ क्या बनेगा, बोलो जल्दी से, क्या बनेगा। जल्दी से बताइए क्या बनेगा। सर ये दाग बनो सर C डबल बॉन्ड OCl/CH3 2CD CL CDCl2। C डबल बॉन्ड O के साथ क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, 2 यूनिट, साथ में क्या बनेगा, CDCl2 बाहर। क्या ये बात क्लियर। हाँ जी, अनमोल, अरमान, अथर्व, आदित्य, वेदांत, श्लोक, क्लियर। यस सर। विदुषी, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा मेथड फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से कैसे बनाया जा सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड N को नाइट्राइल कहा जाता है, इससे कैसे बना सकते हैं। देखिएगा इधर, कहता मान लो आपके पास कोई अल्काइल नाइट्राइल दिया है, RC ट्रिपल बॉन्ड N दिया है, इसकी रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराओगे, RMgx, अल्काइल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। क्या तक होगा क्या, आपका जो अल्काइल ग्रुप है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर,
ये वाला बॉन्ड आगे जाएगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा MgX पे, तो होगा क्या, R C के साथ R लग जाएगा, डबल बॉन्ड N के साथ क्या लगेगा, MgX। क्या ये बात क्लियर? बोलो भी, क्या ये बात क्लियर? सर ये रिएक्शन नहीं समझ लगी। देखो रजे, एग्जाम्पल देखो, साथ साथ एग्जाम्पल देखना। CH3 MgBr लिया मैंने ग्रिगनाट, उसकी रिएक्शन CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N से करवाई, तो होगा क्या, ध्यान से देखिए। यहां पर जो अल्काइल ग्रुप होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, MgBr पे पार्शियल पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये वाला बॉन्ड आगे जाएगा, नाइट्रोजन ने अटैक किया MgBr पे, तो होगा क्या, CH3 CH2 C के साथ क्या लग गया, CH3, डबल बॉन्ड N के साथ क्या लग गया, MgBr, तो ऊपर भी तो वही किया, R ने कार्बन पे अटैक किया, डबल बॉन्ड आगे किया, N ने अटैक किया MgX पे। क्लियर? बोलो, क्या ये बात क्लियर? यस सर। अब देखो, अब अगला स्टेप ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले स्टेप के अंदर आप क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अब तुमने ना हाइड्रोलिसिस किस तरीके से करवानी है वो बड़े ध्यान से देखना। तुमने कहना है वाटर डालो H2O, कुछ इस तरीके से HOH। देखो मैंने दो तरीके से वाटर डाला है, OH2 और HOH, ऐसे ही बनाना है तुमने, ऐसे बना के तोड़ देना है ऐसे, तो क्या बनेगा, RCR डबल बॉन्ड O, साथ में N के साथ 3H लग गए, Mg के साथ OH और X लग गया। क्लियर? बोलो भाई, क्लियर है? यस। दोबारा देखो, इसके अंदर दोबारा देखो भाई, तुमने हाइड्रोलिसिस करानी है, कैसे करवाओगे, H2O HOH, बॉन्ड तोड़ दो, क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, साथ में NH3, साथ में Mg के साथ OH और Br। क्लियर? बताइए भी, क्या ये बात क्लियर? क्या ये बात क्लियर? सर ये एक बार सेकंड स्टेप। हाँ जी, दोबारा बोलोगे राजे क्या? सर ये सेकंड स्टेप एक बार फिर से बताना। हाँ, यश देखो, अपा हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस इसकी करवाने का शॉर्टकट मैंने आपको समझाया है कि आपने क्या करना है, पेपर के अंदर ना वाटर, दो मॉलिक्यूल डालने हैं वाटर के, वो कैसे डालने हैं, आपने कहना है H2O, एक तो ऐसे लिख लेना है, एक लेना है HOH, ऐसे लिख के इसको तोड़ देना है, तो सेंटर पे देखो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, अमोनिया बाहर, Mg के साथ OH और Br वो बाहर, और ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ लग जाएगा। समझे बात को? क्या ये ओके बात सर। clear हुई? तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड है बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या कहता है, कहता है अगर आपके पास एक बेंजीन है, उसकी रिएक्शन आप किससे करवाते हो, RCOCl से करवाते हो, किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा, COR, साथ में क्या बाहर हो जाएगा, HCl। ठीक है, इसकी एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल देखिए, मान लो मैंने लिया क्या, बेंजीन लिया, एग्जाम रिएक्शन करवाई CH3COCl के साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में, तो होगा क्या, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, COCH3, और साथ में क्या बनेगा, HCl। क्या ये बात क्लियर? बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर? यानी कि सिंपली तुमने क्या करना है, बेंजीन के ऊपर से H और Cl HCl बाहर निकाल देना है, और आपके पास COCH3 जो है, COR ग्रुप जो है, वो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो मेरे को बताओ इसका आंसर क्या बनेगा।
बताओ भी इसका आंसर क्या बनेगा। बताओ भी क्या होगा। क्या होगा, यहां से H और Cl HCl बाहर, क्या बनेगा। ये बन जाएगा, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं बेंजोफिनोन। ये क्या बना, बेंजोफिनोन। क्लियर। बताइए क्या ये बात क्लियर है। हाँ जी एवरीवन, क्लियर है। यस सर। में कोई डाउट या कंफ्यूजन। फिर से अनुका, बता दो। क्लास में लेट हो गए भाई। फिर से बता दो सर। हाँ फिर से बता देता हूँ, देखो। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का मतलब होता है अगर आपके पास क्या है, कोई भी एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड किसको कहते हैं, RCOCl को एसिड क्लोराइड कहते हैं। अगर आपके पास कोई भी एसिड क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन अगर आप बेंजीन से करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपके पास होता क्या है, बेंजीन से HCl के साथ मिलके HCl बाहर लग जाता है, और COR जो है वो बेंजीन के ऊपर लग जाता है। तो इस रिएक्शन को आप कहते हैं एसाइलेशन। क्लियर, इसमें कोई डाउट। बोलो भी। सर इसमें AlCl3 लुईस एसिड की तरह ही तो काम कर रहा है। हाँ कर रहा है लुईस एसिड, बिल्कुल कर रहा है। हाँ जी रजी, लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कोई डाउट। चले भी आगे। अच्छा। चौथा देखिए, चौथी रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या है, कहता है बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर तुम्हारे पास OCOCH3 लगा है, दिस इज क्या, ये हमारे पास फिनाइल एसीटेट, दिस इज फिनाइल एसीटेट। कहता अगर इसके अंदर तुम अनहाइड्रस AlCl3 डालते हो कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, रिएक्शन का नाम ही क्या है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। रिएक्शन क्या है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब अपने जस्ट आगे पीछे करना है। तो हमारे पास रजे क्या होगा, ये जो COCH3 ग्रुप है, ये अपनी जगह बदल देगा। ये COCH3 ग्रुप या तो ऑर्थो पे लग जाएगा या पैरा पे। तो ऑर्थो से H निकल के O के साथ लग जाएगा, COCH3 बन जाएगा, या पैरा पे लग जाएगा, COCH3 बन जाएगा। तो आपके पास ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है क्या, फ्राइज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब ना तुमने कुछ ऐड किया, ना तुमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया, तुमने जस्ट उस मॉलिक्यूल के अंदर से ही उठा के पोजीशन चेंज कर दी, बाकी सारा कुछ आपने क्या रखा, सेम रखा। क्या ये बात क्लियर, बोलो, क्या ये बात क्लियर, बोलो। अब देखो ये अगर मैं लिखूं, ये है फिनाइल बेंजोइट। फिनाइल बेंजोइट के अंदर अगर आप अनहाइड्रस AlCl3 डालो कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, बोलो। बोलो भी क्या होगा, जल्दी से। बोलो क्या होगा। ये जो COC6H5 ग्रुप है, ये या तो ऑर्थो पे लग जाएगा, या
पैरा पे लग जाएगा। यस इसमें कोई डाउट? यानी कि जस्ट तुमने क्या करवा दी, रीअरेंजमेंट करवा दी। क्या ये बात क्लियर? Yes, sir. इसमें कोई डाउट? हाँ जी, श्लोक पता लग रहा है रजय? यस सर। रक्षित, दिवेश, हाँ पता? ठीक है, तो ये हुई हमारे पास क्या, कीटोन बनाने वाली प्रेपरेशंस जिनसे आप कीटोन बना रहे हैं। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं रजय क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ये बड़े ध्यान से देखना अब, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने लगे हैं किसकी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब है कि वो, उनकी स्मेल क्या होती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उनका सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, ये सारा कुछ आप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला बनाइए, सबसे पहला पॉइंट बनाते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए क्या कहा जाता है, कहता बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, अल्कोहल्स का सबसे ज्यादा होता है, किससे, एल्डिहाइड और कीटोन से, देन ईथर्स, और लास्ट पे होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब मैंने शॉर्ट में तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं ऐसा क्यों है, ये ऑर्डर क्यों है। मेरे को अब एक बात बताइए, सिंपली सिंपली, अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन क्या हो सकता है, बताओ। अल्कोहल्स के का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऐसा क्यों है, बता सकते हो? So intermolecular hydrogen bonding. बिकॉज दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, because they possess intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मान लो ये अपन लिया आरओएच, आरओएच, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ क्या करवाता है, यहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाता है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रजे हमारे पास एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है, जुड़ा होता है तो उसको बॉयल करना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। समझे बात को, समझे बात को रजे? भाई अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात की जाए, एल्डिहाइड और कीटोन अगर देखिए कुछ ऐसे होते हैं, एक तरफ अल्काइल ग्रुप दूसरी तरफ अल्काइल हाइड्रोजन, सिमिलरली दूसरा कार्बोनिल भी ऐसे ही होगा। कहता अगर तुम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करो तो यहां पर ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या देखी जाती है, यहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। ऐसा क्यों है, क्योंकि तुम्हारे पास डाइपोल क्रिएट हो जाता है, डाइपोल क्रिएट हो जाता है, डाइपोल क्रिएट हो जाता है। और इन डाइपोल्स के बीच में कैसी फोर्स लगती है, बोलो? देयर इज डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन between the क्या, molecules of aldehydes and ketones, due to which होगा क्या, बताओ? due to which they are, ऐसे लिखो, which is weaker than the
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोबारा देखो, देखो वो कहता अल्को, मैं सम अप करके सारा लिखवा रहा हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। कहता अल्कोहल्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स पोलर तो होते हैं, दे आर पोलर, पोलर तो होते हैं, बट उनके अंदर डायपोल डायपोल फोर्स लगती है। और ये जो डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होती है? वीक होती है। समझे बात को? तो जिस वजह से अगर डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल उतना बाइंडेड नहीं होगा जितना अल्कोहल है। बोलो, क्या ये बात क्लियर? तो एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किससे? अल्कोहल से। क्लियर? क्या ये बात क्लियर? सर अल्कोहल में डाइपोल डाइपोल नहीं लगती है? नहीं, अल्कोहल के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है। ठीक है? अच्छा, ठीक है सर। ईथर्स की बात करते हैं। ईथर्स में कहेंगे ईथर्स आर लेस पोलर इन नेचर ड्यू टू विच उसकी वजह से होगा क्या? ड्यू टू विच देयर विल बी वीक डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कहता है ईथर जो होते हैं वो बहुत कम पोलर होते हैं। इतने कम पोलर होते हैं कि उनके अंदर जो डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है। इस वजह से ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड और कीटोन से भी कम है। और अगर लास्ट वाले की बात करें हाइड्रोकार्बन की, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। और अगर ये नॉन पोलर होते हैं तो मेरे को एक बात बताओ, नॉन पोलर होते हैं तो इस इनके अंदर दे हैव वीकेस्ट वीकेस्ट इंटरेक्शन बिटवीन देम। इनके अंदर बहुत वीक इंटरेक्शंस होती हैं ड्यू टू विच क्या होगा? दे हैव लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे कम होगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. अब तो मैंने बहुत आसान करके बना दिया ये, ताकि तुम्हें दिक्कत ही कोई ना आए। देखो इसको एक बार रीड करके, क्या ये समझ लग रहा है? हाँ जी दिवेश, क्लियर है? चलिए, रिधिमा क्लियर है? हाँ सर। चलिए, अब मेरे को एक बात बताओ, ये सारा कुछ कर लिया, अब अगर एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में कंपेरेबल करना हो, कंपेयर करना हो, आउट ऑफ एल्डिहाइड ketones which will have more, या ऐसे लिखो among, ऐसे लिखो among isomeric aldehyde and ketone which will have more boiling point and why? बताओ भी। आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं उनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों होगा, बताना है जल्दी। बताओ भी, बताइए भी जल्दी से।
एल्डिहाइड और कीटोन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अगर फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क होता है बट होगा, तो किसका ज्यादा होगा बताओ? पहले तो फर्क देखते हैं दोनों में फर्क क्या है। देखो, एल्डिहाइड वो ग्रुप होता है जिसके एक तरफ अल्काइल ग्रुप होता है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन होता है, इसको कहते हैं एल्डिहाइड। कीटोन वो होता है जिसके अंदर दोनों तरफ क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, ये कीटोन होता है। अब यहां पर देखते हैं, कहता है एल्डिहाइड के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, पर कीटोन के अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, इन दिस देयर आर टू electron donating groups are attached. ठीक है, which makes the CO group more polar, due to which dipole force of attraction increases. देखो भाई क्या कह रहा है, कहता कीटोन जो होता है ना, हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन की बात अगर करें, कीटोन के अंदर दो अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन के साथ लगे हैं, वो कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉनिसिटी देंगे। अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा मिलेगी, इन टर्न ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा। अगर ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा तो इसका मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कीटोन के अंदर ज्यादा पोलर होगा, कीटोन जो होगा ज्यादा पोलर होगा, वाइल एल्डिहाइड जो है लेस पोलर होगा। मोर पोलर का मतलब ज्यादा चार्ज डेवलप होंगे। अगर ज्यादा चार्ज डेवलप होंगे तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो ज्यादा लगेगी। तो इस वजह से वो कहता कि टोन के अंदर ज्यादा डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट कीटोन का ज्यादा होगा, किससे? एल्डिहाइड से। क्या ये बात समझे? क्या ये बात समझे? बोलो। Yes, sir. हाँ जी एवरीवन। बाकी देखिए, इसके अंदर ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हमारे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन आप कंपेयर करवा रहे हो वो आइसोमेरिक ही होने चाहिए। आइसोमेरिक का मतलब कोई समझा सकता है मेरे को? व्हाट डज इट मीन आइसोमेरिक? सर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग हो। आइसोमेरिक का मतलब होता है जिसके अंदर ओवरऑल क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो। ठीक है, तो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, बाकी ओवरऑल सारा कुछ सेम हो, तो उसके अंदर ही आप ये कंपेरेबल कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। और ये भी जो फर्क आता है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। समझे बात को? एग्जाम्पल बताता हूँ, ये ना ज्यादा फर्क नहीं आता, कंपेरेबल ही होते हैं। मान लो मैंने लिखा CH3 CH2 CHO, ये मैंने लिखा प्रोपेनल, प्रोपेनल जो कि क्या है, एक एल्डिहाइड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 322 केल्विन। सिमिलरली अगर मैं लिखूं प्रोपेनोन, जो कि एक कीटोन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 329 केल्विन। ठीक है, तो देख पा रहे हो कितना फर्क है? सिर्फ 7 केल्विन का फर्क है, ज्यादा फर्क है ही नहीं। क्लियर? क्या ये बात क्लियर? यस सर। फिर आता है सॉलिबिलिटी, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉलिबिलिटी। अब आप मेरे को बताओगे क्या एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे? Yes, sir. Yes, sir. होंगे, बिल्कुल होंगे। कहता लोअर aldehydes and ketones
containing up to 4 carbon atoms are soluble in water because they can form hydrogen bonding with वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो भाई, कहता मान लो ये मैंने लिया एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है। कहता है एल्डिहाइड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ सॉल्युबल होगा। किस तरीके से सॉल्युबल होगा, ये देखो मैंने वाटर बनाया। कहता है कार्बोनिल का ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ क्या करवा सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ये पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। बट इसके अंदर कंडीशन क्या है, ये सॉल्युबिलिटी अप टू 4 कार्बन एटम तक है। ज्यादा से ज्यादा 4 कार्बन एटम ही क्या होते हैं, पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर? क्या ये बात क्लियर, बोलो हाँ जी, क्या ये बात क्लियर? यस सर। सर मॉलिक्यूल में 4 से ज्यादा कार्बन होंगे तो नहीं होगा? मॉलिक्यूल में 4 से ज्यादा कार्बन और एटम। फिर नहीं होगा, फिर क्यों नहीं होगा वो भी सुन लो। अगर ज्यादा कार्बन एटम आ जाते हैं ना तो स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा तो बड़ा अल्काइल ग्रुप जो जुड़ा होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने नहीं देगा, यानी कि उसको डिसरप्ट कर देगा, उसको खराब कर देगा कि तूने नहीं बनना। समझे? ठीक है सर। नेक्स्ट आता है स्मेल। अब स्मेल की अगर बात करें, जो हमारे पास लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं, लोअर एल्डिहाइड्स हैव वेरी शार्प पंजेंट स्मेल। जो एल्डिहाइड छोटे एल्डिहाइड्स है जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इथेनल, प्रोपेनल, ये जो छोटे एल्डिहाइड्स है ना इनकी बड़ी तीखी स्मेल होती है, बड़ी गंदी स्मेल होती है। फॉर्मेल्डिहाइड जैसे कि मैंने तुम्हें बताया हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड कहाँ यूज करते हैं, बोलो फॉर्मेल्डिहाइड को कहाँ यूज करते हैं भाई, बताया था मैंने, बताया था। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है बॉडीज को प्रिजर्व करने के काम में आता है। तुमने देखा होगा, कई बार मूवीज में देखा होगा कि जो हमारे पास लैब्स होती है वहां पर ब्रेन को स्टोर किया होता है, हार्ट को स्टोर किया होता है, या छोटे छोटे एनिमल्स को, छोटे छोटे किसी पार्ट्स को स्टोर किया होता है, फ्रॉग को प्रिजर्व किया होता है। तो जिस लिक्विड के अंदर प्रिजर्व किया होता है वो लिक्विड होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का जो मार्केट नेम है उसका है फॉर्मालिन। तो फॉर्मालिन नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना, अगर आप कभी ऑब्जर्व किया हो, बायो लैब में गए हो, तो अगर वो ढक्कन खोलो ना आप, तो इतनी तीखी स्मेल आती है, तो वो स्मेल किसकी होती है, फॉर्मेल्डिहाइड की। तो सिमिलरली कहता है बेंजेल्डिहाइड जो होता है, बेंजेल्डिहाइड हैज बिटर आलमंड स्मेल। कहता है जो बेंजेल्डिहाइड होता है ना उसकी बिटर आलमंड स्मेल होती है। बिटर आलमंड स्मेल का मतलब अगर तुम समझो, जो तुमने अगर तुमने कभी पिया हो बादाम रोगन जिसे कहते हैं, बादाम का तेल, बादाम का तेल अगर पियो ना, वो कोड़े जो बादाम होते हैं उनसे निकलता है, तो उसका टेस्ट हल्का सा कड़वा होता है। वो जो स्मेल होती है ना वो बेंजेल्डिहाइड की स्मेल होती है। और अगर आप बात करें जैसे जैसे हमारा एल्डिहाइड बड़ा होना शुरू होता है वैसे वैसे हमारी जो स्मेल है वो प्लेजेंट होनी शुरू हो जाती है। एज दी size of aldehyde increases, smell becomes less pungent। उसकी स्मेल जो है कम पंजेंट हो जाती है। क्या है बात क्लियर, बोलो ठीक तो है। ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे?
सर ये जो आपने इसमें लिखा ना कि लेस स्मेल हो जाती है, लेस पंजेंट हो जाती है, सर ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो जाता है राजे, क्योंकि जब जैसे जैसे एल्डिहाइड का साइज बड़ा होता जाता है ना, वो कम वोलाटाइल होता जाता है, और जब कम वोलाटाइल होगा तो हमें उसकी स्मेल नहीं आ पाती, तो वो सॉलिडिफाई ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से हमें स्मेल नहीं आ पाती उसकी। ठीक है। जो जितना ज्यादा छोटा एल्डिहाइड होता है, लोअर एल्डिहाइड होता है, उतना ज्यादा वो वोलाटाइल होता है, उतना ज्यादा वो हवा में फैलता है और उतनी ज्यादा वो स्मेल फैलाता है। ठीक है। और अगर बात करें कि स्मेल गंदी ही क्यों है, क्योंकि वो करेक्टरिस्टिक नेचर है उसकी। ठीक है। ओके सर। वाइल अगर आप बात करें कीटोन की, कीटोन्स हैव करेक्टरिस्टिक प्लेजेंट स्मेल। सर पंजुएंट का क्या मतलब है? क्या? पंजुएंट का क्या मतलब है? पंजेंट का मतलब होती है बड़ी खराब। ठीक है। तो कीटोन्स की ना करेक्टरिस्टिक प्लेजेंट स्मेल होती है। प्लेजेंट स्मेल समझते हो? प्लेजेंट स्मेल का मतलब ये नहीं होता बड़ा खुशबूदार होता है। प्लेजेंट का मतलब जिसको आप सूंघ के ना सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है यार। जैसे एग्जांपल लें, पेट्रोल जो है, पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी तो नहीं होती। पेट्रोल की जो स्मेल है प्लेजेंट होती है, मतलब आप सूंघ सकते हैं। ये नहीं कि इतनी अच्छी होती है कि कल को तुम शॉप पे जाओ, तुमको जी पेट्रोल की स्मेल वाला परफ्यूम दे दिया मेरे को, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसी कीटोन की जो स्मेल होती है करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जैसे इथेनॉल की होती है, पेट्रोल की होती है, ऐसी कीटोन की स्मेल होती है, बट वो प्लेजेंट होती है, इतनी खराब नहीं होती। क्लियर? ठीक है सर। ठीक है। बट कीटोन्स जो है ना, कीटोन्स को आगे मिक्सिंग करके बाकी के साथ परफ्यूम बनाए जाते हैं। अगर तुमने देखा हो, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो एसीटोन, वो कीटोन होता है, उसकी अगर स्मेल देखो वो इथेनॉल जैसी होती है। हाँ भाई, पता है सभी को? हाँ सर, बहुत ठंडा ठंडा लगता है। हाँ, ठंडा ठंडा लगता है ना वो जो। अब मेरे को ये भी बताओ भी, ठंडा ठंडा लगता है, ये कूलिंग सेंसेशन क्यों आती है? इवेपोरेशन की वजह से। इवेपोरेशन। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी वो इवेपोरेट होता है, तो इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट। ठीक है। तो वो चीज होती है। तो वो जो है हमारे पास मिक्सिंग करके परफ्यूम्स के अंदर काम भी आता है। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आप बात करते हैं राजे केमिकल प्रॉपर्टीज। सर वो जो थिनर्स होते हैं जो एक्रेलिक पेंट्स हटाने के लिए यूज होते हैं, उसमें भी कीटोन्स होते हैं। किसमें? वो जो थिनर्स होते हैं जो एक्रेलिक पेंट्स हटाने के लिए यूज होते हैं। हाँ, जो थिनर होते हैं ना, हाँ उनके अंदर भी कीटोन, नहीं उनके अंदर कीटोन क्या, फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है उनके अंदर। जो थिनर होते हैं ना, क्या कहते हैं, थिनर हो गए, मार्कर्स, पता है पेन की मार्कर्स जो होते हैं, हाँ सर। इंक जो होते हैं, इंक बेस्ड होते हैं, उनके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड भी डाला जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड हमारी हेल्थ के लिए भी खराब होता है। फॉर्मेल्डिहाइड अगर ज्यादा इनहेल कर लो तो कैंसर भी हो सकता है फॉर्मेल्डिहाइड से। ठीक है। ठीक है सर। एक और वैसे तुम्हें बताता हूं, तुमने देखा होगा या लड़कियों ने पता होगा, लड़कियों को हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट होता है जिसको केराटिन कहते हैं। पता है भाई सभी को? केराटिन सुना है? सुना तो होगा। हाँ सर। केराटिन सुना है? केराटिन, केराटिन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है मेरे को, केराटिन में क्या करते हैं? वो तो कोई केमिकल लगा के वही बाल स्ट्रेट करते हैं। तो देखिए, केराटिन जो होता है ना, केराटिन हमारे बालों के अंदर प्रोटीन होता है। ठीक है। वो केराटिन जो होता है बालों के अंदर, अगर आप बालों में वो नेचुरल प्रोटीन अगर है, मान लो कईयों के तुमने देखा होगा नेचुरली बाल बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं लड़कियों के, कई लड़कियों के। क्यों होता है? क्योंकि उनके बालों के अंदर नेचुरली केराटिन बहुत होता है। जिनके बालों में केराटिन ज्यादा होता है उनके बाल स्ट्रेट होते हैं, कोई फ्रीजीनेस नहीं होती, कोई भी घुंघराला बाल नहीं होता उसमें। बट अगर कई लड़कियां कहती है नहीं जी हमने तो बड़े स्ट्रेट बाल चाहिए, तो वो क्या करवाती है, केराटिन का ट्रीटमेंट करवाती है। अब केराटिन का जब ट्रीटमेंट होता है तो आर्टिफिशियली केराटिन चढ़ाया जाता है बालों के ऊपर। अब जो केराटिन चढ़ाया जाता है, जो केमिकल यूज किया जाता है, उसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अब उसके अंदर ना जो केराटिन ट्रीटमेंट कराता है उसको भी कैंसर होने के चांसेस है, और जो करता है उसको भी कैंसर होने के चांसेस है। यानी कि
अगर तुमने नोट किया हो सैलून्स के अंदर जो मालिक होता है ना सैलून्स का, मतलब मान लो बहुत ही बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है या कोई भी मेकअप आर्टिस्ट है, वो कभी भी केराटिन अपने आप नहीं करती। वो अपने आगे वाला पर्सन, वो कोई मान लीजिए कोई छोटा सैलून ही किसी ने खोला है, वो केराटिन आप नहीं करेगा, वो आगे एक बंदा रख लेगा 5-10 हजार रुपए में, उसको कहेगा तू कर दे, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर केराटिन मैं करूंगी तो चांसेस है कैंसर होने के, बट लोग करवाई जा रहे हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब बालों पे वो केमिकल लगाया जाता है केराटिन ट्रीटमेंट के अंदर, वो फॉर्मेल्डिहाइड इमिट करता है, और जब फॉर्मेल्डिहाइड बालों पे लग के इमिट होगा तो वो फॉर्मेल्डिहाइड जो करवा रहा है वो भी सूंघेगा, और जो लगा रहा है उसको उसके अंदर भी जाएगा, तो जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस दोनों के रहते हैं। समझे बात को? ठीक है सर। तो फिर केराटिन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? नहीं सर, नहीं करना। नहीं कोई कराना चाहिए, जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? तो अब ये पता लग गया, क्योंकि तुम केमिस्ट्री के हो, तो अब तुमने कभी भी जिंदगी के अंदर ना तो करवाना है ना करने देना है किसी को, ठीक है? ताकि तुम्हें उसको बता देना है कि ऐसा करके ये चीज होती है, ठीक है? चलिए, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे कि हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन कैसी कैसी रिएक्शन करवा सकते हैं। सबसे पहले तरीके की जो रिएक्शन आप पढ़ने जा रहे हैं रजे, वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को एक कार्बोनिल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर ऐड करवाएंगे, ठीक है? अब सबसे पहले तो आप क्या लिखते हैं? मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब क्या मैकेनिज्म है? मान लेते हैं हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक ठीक है? इसके साथ आपके दो ग्रुप लगे हुए हैं, मान लो अपन ने नाम दे दिए, एक ए लिख दिया, एक बी कह दिया। कहते हैं जब भी कार्बोनिल ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, वो परपेंडिकुलरली अटैक करता है ऊपर से, वो ऊपर से अटैक करता है कार्बन के कुछ इस तरीके से, ठीक है? कहते हैं जब ये अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये स्टेप क्या होता है? स्लो स्टेप होता है। स्टेप नंबर 1 है। होगा क्या? कहता जब आपका ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन अपना बॉन्ड आगे शिफ्ट कर देगा, सही बात? तो होगा क्या, ध्यान से देखना, कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, इधर कार्बन के साथ ए आ जाएगा, इधर बी आ जाएगा, और इधर ओ नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? फिर अपन ने क्या करना है? अपन ने यहां पर H पॉजिटिव डालना है, अपन ने यहां पर H पॉजिटिव डालना है, और ये स्टेप क्या है? फास्ट, इसको स्टेप नंबर 2 कह देंगे, ठीक है? ये O नेगेटिव H पॉजिटिव पर अटैक करेगा, क्या बनेगा? C के साथ न्यूक्लियोफाइल, इधर A आ जाएगा, इधर B आ जाएगा, और इधर O के साथ H लग जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन हुई। तो यहां पर अपने पास हुआ क्या? न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, और इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या ये बात क्लियर है? बोलो, क्या ये बात क्लियर है? अब इसके अंदर जो बड़ी गौर फरमाने वाली बात है वो क्या है? अगर तुम ध्यान से देखो ना, जहां रिएक्शन स्टार्ट की थी वहां एक कार्बन क्या था? sp2 हाइब्रिडाइज था। जब अपन ने रिएक्शन स्टार्ट की थी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज था, जब रिएक्शन हुई कार्बन क्या हुआ? sp3 हाइब्रिडाइज बन गया। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 से sp3 हो जाती है। समझे बात को? हाँ सर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत या कंफ्यूजन बताइए? क्या ये बात क्लियर? चले भी। अब अगर तुमसे मैं पूछूं, न्यूक्लियोफाइल जो है
न्यूक्लियोफाइल जो है कहां पर अटैक कर रहा है, तो तुम क्या कहोगे? कहां पर अटैक कर रहा है, तुम क्या कहोगे? ऑक्सीजन। यार दोबारा देखो यार, ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत है? न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर रहा है? सर कार्बन पे। कार्बन पे अटैक कर रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, कार्बन पे अटैक कर रहे हैं तो जितना ज्यादा डेफिशिएंट कार्बन होगा उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा? आसान होगा सर। उतना आसान होगा। अब मैं क्या करवाने जा रहा हूं, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ, टॉपिक का नाम देखिए, रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिलेटिव रिएक्टिविटी आप पढ़ने लगे हैं किसकी? एल्डिहाइड की और कीटोन की। ठीक है। रिलेटिव रिएक्टिविटी का मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन के टुवर्ड्स एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा कि कीटोन, तो वो बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप बात करते हैं अमंग एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखना, इसको समझाने के लिए ना दो फैक्टर्स लेते हैं। क्या? एक तो आता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दूसरा आता है स्टीरिक फैक्टर। बड़े ध्यान से देखिएगा। कहता मान लो एल्डिहाइड ये है, कीटोन ये है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, दोनों में क्या फर्क है? एल्डिहाइड के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, कीटोन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं बोलो? दो। एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करना पसंद करेगा? किस कार्बन पे अटैक करना पसंद करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या कम है? बोलो। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करना पसंद करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या कम है? सर कीटोन पर अटैक करेगा। समझे नहीं बात? इधर देखो, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है ना। क्यों अटैक करता है? क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड खींच लेता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं यहां पर। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा कार्बन के साथ ना अल्काइल ग्रुप लगे हैं। ठीक है, अगर कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेंगे, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेंगे उतना अटैक न्यूक्लियोफाइल का करवाना क्या हो जाएगा, मुश्किल नहीं हो जाएगा? यहाँ पे देखो, सिंस इन कीटोन देयर आर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द carbonyl group, so it so they increases the electron density on the carbonyl carbon, so the attack of nucleophile becomes difficult in ketone
than in aldehyde। अटैक डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल जल्दी से किस पे अटैक कर पाएगा? एल्डिहाइड पे कर पाएगा, कीटोन पे नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहीं देखिए न्यूक्लियोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच वाला अटैक वहां करता है जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। क्लियर? बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर? क्या ये बात यस क्लियर? सर। यस क्लियर? सर। अब दूसरा फैक्टर देखिए, दूसरा फैक्टर क्या? स्टीरिक फैक्टर। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कार्बोनिल ग्रुप है, अल्का एल्डिहाइड के अंदर एक बल्कि ग्रुप है, वन बल्कि अल्काइल। कीटोन के अंदर दो बल्कि अल्काइल ग्रुप है। मेरे को एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक किधर आसान होगा? न्यूक्लियोफाइल किधर अटैक आसान करेगा? किधर अटैक आसानी से करेगा? यार ये तो कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये। हाँ भी बताओ आदित्य, क्या आएगा इसका आंसर? अनुभव? सर लेफ्ट वाले पे करेगा। लेफ्ट वाले पे करेगा। क्यों लेफ्ट वाले पे करेगा? क्यों लेफ्ट वाले पे करेगा? क्योंकि बल्कीनेस कम है। तो आप कहेंगे इन एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल विल अटैक easily because nucleophile will experience lesser steric hindrance due to the bulky alkyl groups। क्या ये बात क्लियर? हाँ जी, हाँ जी रजी, क्लियर? चलो फिर, अब फिर मेरे को इसका आंसर दो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन will be faster for SCHO या CH3CHO। ये मैंने दो एल्डिहाइड दिए हैं, इन दोनों में से बताओ किसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगी? जल्दी, किसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगी? जल्दी बताओ। सर फर्स्ट वाले में। HCHO में। फर्स्ट वाले में। बाकी किसने बताया आंसर? अनुभव। अनुभव ने बताया। बाकी सर HCHO में। HCHO में। श्लोक, वेदांत, दिवेश, विदुषी, ट्राई तो करो। किसमें होगी? किसमें राइट वाले में। न्यूक्लियोफाइल किसमें अटैक जल्दी से करेगा? इसमें फॉर्मेलिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो एक बल्कि ग्रुप है, यहाँ तो कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक लगा है, यहाँ कोई भी नहीं लगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसकी होगी फास्टर? फॉर्मेल्डिहाइड की होगी। क्लियर? क्लियर? यहाँ नो यस। अल्काइल ग्रुप, यहाँ वन अल्काइल ग्रुप। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की अगर बात करें तो देखिए इसके अंदर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं वो तुम बताओ ज्यादा रिएक्टिव होंगे एलिफेटिक से कि कम रिएक्टिव होंगे? इधर देखो,
मान लो मैंने बनाया CH3CHO, या मैंने बनाया बेंजीन के साथ CHO। बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ये एलोफेटिक एल्डिहाइड है और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है? सर एलिफेटिक। एलिफेटिक ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों एलिफेटिक ज्यादा रिएक्टिव तुमने कहा? क्योंकि एरोमेटिक के अंदर क्या है? बल्की ग्रुप प्रेजेंट है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स टुवर्ड्स क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर? इसमें कोई डाउट बताइए? सर ये इसमें रिपीट करना एक बार। दोबारा देखो रजे, एलिफेटिक एल्डिहाइड के अंदर हमारे पास CH3 ग्रुप लगा होगा, एरोमेटिक के अंदर हमारे पास बेंजीन रिंग लगी होगी। तो अगर तुम ध्यान से देखो, CH3 बल्कि है कि बेंजीन रिंग? बेंजीन रिंग। तो अगर बल्कि बेंजीन रिंग है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना कहाँ पे मुश्किल होगा? बल्कि वाले केस में। तो यहाँ अटैक नहीं करेगा, यहाँ आसानी से करेगा। तो अपन ने कहा एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। समझे बात को? ओके सर। क्या ये बात क्लियर? चलो फिर इसका मेरे को आंसर बताओ। ये मैंने लिखा, बताओ मोर रिएक्टिव कौन होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ मोर रिएक्टिव कौन होगा? बोलो जल्दी से। फर्स्ट वाला होगा सर। फर्स्ट। फर्स्ट वाला। क्यों फर्स्ट वाला? एक ही बल्कि होता है। क्योंकि यहां पर देखो, बेंजीन बेंजीन कॉमन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल है, मिथाइल बल्कि है, तो अटैक यहां पर जल्दी होगा। क्लियर? क्या ये बात समझ आई? इसमें कोई डाउट? हाँ जी रजय, इतना क्लियर हो गया? हाँ जी रजय, क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, तो आज रजय आप